Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year biology students. I hope all of you are doing great by the grace of Allah. Welcome to lecture number 2 of our chapter 25, and today we'll be learning about biosphere. In our previous lecture we briefly mentioned the term biosphere and we also gave it a definition. Now we're going to talk in detail about biosphere and what this is. Let's start off with the meaning of biosphere. Biosphere is made up of two words, bio and sphere. Sphere means any circular thing, which in this scenario we're talking about earth, and bio means life or different life forms. तो हम इस वर्ड का मीनिंग क्या लेते हैं कि अर्थ का जो स्फीयर है उसके ऊपर जितना भी ऐसा एरिया जहाँ पे लाइफ फॉर्म्स हैं एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसा पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं दिस इज़ बायोस्फीयर. So if we properly define it according to this meaning, we say that biosphere is a thin layer of earth in which all life forms or all living beings exist. हमने लास्ट टाइम ये मेंशन किया था कि बायोस्फीयर जो है वो अर्थ के राउंड, अर्थ के जो सर्कमफेरेंस है, ये जो स्फीयर है उसमें 8 to 10 किलोमीटर्स का एरिया कवर करती है. अब ये 8 to 10 किलोमीटर्स का मतलब है इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डेप्थ्स ऑफ ओशन एज वेल एज द हाइट्स ऑफ माउंटेन्स और द एयर हैबिटेट्स एज वेल. तो ये हमारे पास बायोस्फीयर है. इसके अंदर हमें जितनी भी कम्युनिटीज़ पॉसिबल हैं, वो चाहे बैक्टीरिया की हो, यानी ऐसी चीज़ें जो नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती, से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स तक, वो सारे इस बायोस्फीयर के अंदर इंक्लूडेड हैं. और ऑर्गेनिजम्स जो एक बायोस्फीयर के अंदर रह रहे होते हैं, दे आर इन कॉन्स्टेंट टच विद द एनवायरनमेंट, यानी कि उनके लिए एनवायरनमेंट जो है वो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो एनवायरनमेंट के अंदर कॉन्टीन्यूसली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एंड उन्होंने अपने सर्टेन एनवायरनमेंट के लिए कुछ अडेप्टेशंस भी अपने पास रखी होती हैं. हर एक इंडिविजुअल बायोस्फीयर में रहने वाला अपने सर्टेन एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेड होता है, जिसकी मदद से वो एक्चुअली इन सारे रीजन्स में सर्वाइव कर रहे होते हैं. सो बायोस्फीयर इज़ एक्चुअली अ सम ऑफ ऑल ऑफ द लिविंग इंडिविजुअल्स ऑन अर्थ विच आर प्रेजेंट इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट. Once again, when we mentioned in our previous lecture the different levels of an ecosystem, तो उसमें हमने ये सारे levels देखे थे, organism, population, species and community, और फिर ये मिलकर ecosystem बनाती हैं. ecosystem से बड़ा हमने कहा था biome है, और biome के बाद हमारे पास biosphere आता है. So we can say that biosphere is the largest livable region of the earth, or it is the largest area where all kinds of living beings exist. और actually largest का मतलब क्या है कि हम entire earth की बात कर रहे हैं. Now let's talk about a term that we all are very well aware of by now from our previous knowledge, and that is habitat. हैबिटेट हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिविंग प्लेस या लोकेशन को जहाँ पर वो रह रहा होता है. जैसे इस पिक्चर के अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं और उनके हैबिटेट्स भी नज़र आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर लैंड एनिमल्स, तो उनका हैबिटेट क्या होगा, लैंड होगा. देयर आर इंसेक्ट्स और टर्माइट्स, जिनका हैबिटेट क्या होगा, अंडरग्राउंड होगा या सोइल होगा. देन देयर आर ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन वाटर, देयर हैबिटेट विल बी वाटर एंड ऑल्सो देयर विल बी एयर हैबिटेट्स. तो ये जो डिफरेंट हैबिटेट्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, क्योंकि इनकी कंडीशंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी पानी की कंडीशंस लैंड से डिफरेंट और लैंड की एयर से डिफरेंट हैं, तो ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो इन जगहों पर रह रहे होते हैं वो अपने सर्टेन एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेड होते हैं, या उसके साथ उनकी इंटरेक्शन जो होती है वो उन्होंने उसको मॉडिफाई किया हुआ होता है सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट. जैसे लैंड एनिमल्स को अगर हम कहें कि एयर के साथ या एयर की कंडीशंस उनको फेस करनी पड़े तो वो उनके लिए इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज देयर हैबिटेट इज़ नॉट एयर हैबिटेट, उनका हैबिटेट डिफरेंट है. सिमिलरली डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ भी इंटरैक्ट करते रहते हैं, यानी अपने इन्वायरमेंट के साथ तो कर ही रहे हैं, जो भी उनका इन्वायरमेंट है, एक दूसरे के साथ भी उनका इंटरैक्शन एट वन पॉइंट, एट एनी पॉइंट इन देयर लाइफ ज़रूर होगा. जैसे लैंड के एनिमल्स जो हैं उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और वाटर के जो एनिमल्स हैं सम ऑफ देम मे नीड लैंड फॉर सर्टेन एक्टिविटीज़, तो इनका एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन भी होता रहेगा. और ये इंटरैक्शन विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट ओवरऑल एक पूरी कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा. यहाँ पे एज अ साइड नोट यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर द टर्म हैबिट. एक वर्ड हम हैबिट का भी यूज़ करते हैं.
हैबिट का एक इंग्लिश मीनिंग तो है ही, लेकिन साइंस के या बायोलॉजिकल टर्म के हिसाब से भी हैबिट का एक मीनिंग है। हैबिट का मतलब होता है किसी भी एनिमल के रहने का तरीका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रहने का तरीका, यानी जिस जगह पे भी वो रह रहा है, जिस भी इन्वायरमेंट पे वो रह रहा है, उसके जो रहने का लाइफस्टाइल है या उसके रहने का जो तरीका है, वी कॉल इट हैबिट, बट द प्लेस वेयर इट लिव्स वी कॉल इट हैबिटेट। सो इन दोनों को भी आपने इनका डिफरेंस ध्यान में रखना है। यू मस्ट नॉट कन्फ्यूज दीज टू टर्म्स। Another term that we associate with biosphere is called niche. इस वर्ड का जनरल मीनिंग हम लेते हैं जॉब, जॉब कहते हैं हम इसको। अगर इस वर्ड की हिस्ट्री में हम थोड़ा सा जाएं तो 1917 में a scientist or a zoologist named Grinnell, Joseph Grinnell, he was the first person who introduced the term of niche to organisms. He was a birds expert और उन्होंने ये first of all term को assign किया था organisms को study करते हुए। After him there was a scientist called Charles. He was actually the one who gave the first proper concept of niche. According to him, Charles के according niche was defined as that it is a role of an organism in a society or in a community. रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, रोल का मतलब वंस अगेन जॉब ही होगा, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म किसी कम्युनिटी में रहते हुए क्या काम कर रहा है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, दैट वी कॉल इट, इट इज़ कॉल्ड नीश ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एन ऑर्गेनिज्म्स नीश इज़ एक्चुअली इट्स जॉब और ऑक्यूपेशन, हम ये भी कह सकते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन या नीश को स्टडी करने से हमें पता क्या चल सकता है किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है नीश से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उस ऑर्गेनिज्म का रोल पता चलता है, यानी एक कम्युनिटी के अंदर वो क्या काम कर रहा है। उसके रोल को ही पढ़ने से हमें पता चल जाता है अबाउट द फूड ट्रेल, यानी कि फूड की जो एक चेन उस कम्युनिटी के अंदर है, हमें उसके बारे में पता चलता है। फूड चेन या फूड ट्रेल हम कह सकते हैं। थर्ड, हमें पता चलता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ रिलेशंस का, रिलेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर, कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह से रह रहे हैं। उसके अलावा हमें फोर्थ नंबर पे ये पता चलता है कि डिफरेंट एक सोसाइटी की, एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट कंपटीशंस किस तरह के हो सकते हैं या किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस किसी भी कम्युनिटी को फेस करने पड़ सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमें कैसे मिल जाती हैं, अगर हम नीश को स्टडी करें तो हमें इन सारी इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता चल जाता है। इसी तरह अगर हम फैक्टर्स ऑफ नीश की बात करें, यानी कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की नीश को ऊपर अफेक्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो रेंज है दैट विल अफेक्ट एन ऑर्गेनिजम्स नीश। सेकेंडली हमारे पास आता है ह्यूमिडिटी, यानी एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट ह्यूमिडिटी जो है वो भी डिटर्मिन करेगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की नीश को। एंड ऑल्सो वी हैव pH of water. So we can say that the niche of an organism is depending on or is affected by abiotic factors, जिसमें ये सारे factors जो हैं वो included हैं। So when we started our first lecture of this chapter, we first of all got to know about ecology, और उसको डिफ़ाइन भी किया था हमने और उसका मीनिंग भी देखा था। आगे अब हम ये देखते हैं कि इकोलॉजी ही की आगे दो डिफरेंट फील्ड्स या दो डिफरेंट ब्रांचेस या टाइप्स हैं, जिनमें से फर्स्ट वन इज़ सिन इकोलॉजी एंड सेकंड वन इज़ ऑट इकोलॉजी। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है दैट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स और द लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच वी आर स्टडिंग, यानी कि किस लेवल पर हम किसी इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। जो लेवल्स हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखे थे, उसमें से किस लेवल पे हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, दैट विल डिटर्मिन कि हम सिन इकोलॉजी की फील्ड में फॉल कर रहे हैं या ऑट इकोलॉजी की। सो सिन इकोलॉजी जो फील्ड है, इसके अंदर वी स्टडी अ कम्युनिटी, an entire community जिसमें different populations हैं। If we study the ecology of entire community, we call it syn ecology. On the other hand, ऑट ecology में हम एक single population को study करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक population ecology है। When we are studying a single population, we call it ऑट ecology. For example, there is an ecosystem of water.
वाटर के अंदर हम अगर सिर्फ फ़िश की स्पीशी को स्टडी करें, फ़िश की जो पॉपुलेशन है उसको स्टडी करें, तो ये हमारे पास ऑट इकोलॉजी आ जाएगा। लेकिन फ़िश के अलावा और भी जितने क्रैब्स हैं, टोर्टोइज हैं, जितनी भी और स्पीशीज़ हैं, उन सबको भी अगर हम स्टडी करें, एक इंटायर कम्युनिटी को स्टडी करें, तो वी विल कॉल इट सिन इकोलॉजी। Here you can see proper definitions of art ecology and syn ecology. Art ecology में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या सिंगल स्पीशी को, यानी सिंगल पॉपुलेशन आ गई हमारे पास, और सिन इकोलॉजी में हम कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं। अब सिन इकोलॉजी ही के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हम स्टडी करते हैं, और हमने कहा इंटायर कम्युनिटी को देखना है हमने, तो उस कम्युनिटी की कौन कौन सी चीज़ों को हम एक्चुअली स्टडी करते हैं सिन इकोलॉजी में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द ओरिजिन, उस कम्युनिटी के ओरिजिन को चेक करते हैं या उसको स्टडी किया जाता है इस फील्ड में। देन वी लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी, कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी, यानी कितने डिफरेंट कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं कम्युनिटी के, कंपोजिशन आती है हमारे पास। देन वी हैव हिस्ट्री, यानी एक कम्युनिटी की लाइफ फॉर्म जितनी भी वहाँ एग्जिस्ट कर रही है उसकी हिस्ट्री कौन सी है। एंड ऑल्सो वी टॉक अबाउट डायनामिक्स, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आपस में रिलेशंस किस तरह के हैं, और उनके अंदर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इन द हिस्ट्री ऑफ देयर लाइफ ऑफ द कम्युनिटी उनके अंदर चेंजेस कौन कौन से आए हैं। उससे ये वो सारे फैक्टर्स हैं, ये वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो हम एक कम्युनिटी के अंदर स्टडी करते हैं व्हेन वी आर स्टडिंग सिन इकोलॉजी। So as our today's topic was also quite an easy one, here are some important terms or questions listed from today's topics, which I hope there will be no problem in learning for you, and inshallah I will see you in the next one. Allah Hafiz.